अपने बेटे बहू के साथ रह रही शालिनी जी उनके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी। बेटा बहू तो उन्हें कबाड़ का सामान समझते थे। वह उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। बहू उन्हें बात बात पर ताने मारा करती थी, जिससे शालिनी जी दुखी हो जाया करती थी। लेकिन वह इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद उनके साथ रहने को मजबूर थी। आज सुबह की ही तो बात है। शालिनी जी अपने चाय और नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी और तभी उन्होंने महसूस किया कि रसोई से तो बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध सी आ रही है, जैसे घर में पकौड़े बन रहे हों। शालिनी जी का मन पकौड़े खाने के लिए एकदम से लालायित हो उठा, क्योंकि शालिनी जी को पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और इधर कई दिनों से पता नहीं उनका मन बार बार कर भी रहा था पकौड़े खाने का। तो जैसे ही रिया चाय के साथ 2 ब्रेड उसके लिए लेकर आई तो शालिनी जी मन पर कंट्रोल न रख सकीं, क्योंकि बच्चा और बूढ़े का मन एक समान ही हो जाता है और वह सारा संकोच त्याग कर आखिर बहू से पूछ बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में पकौड़े बनाया था? जरा से अगर बचे हों तो मुझको भी दे दो लाकर, बड़ा मन कर रहा है पकौड़े खाने का, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं खाए हुए। शालिनी जी ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर हिचकते हुए रिया से कहा, हे भगवान, यहाँ बैठी बैठी क्या दिन भर रसोई से आती खुशबू ही सूंघती रहती हो कि रसोई में क्या क्या बन रहा है? बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं तुम्हारी। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है और इनकी जीभ पहले ही वह खाने के लिए ललचाती रहती है। इसी वजह से जल्दी से मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा? मेरे बेचारे बच्चों को पता नहीं कैसी दादी है जो अपने ही पोता पोती के खाने पीने में नज़र लगाती रहती हैं। और एक बात तो मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि पता नहीं इनके बाप ने पैसों का पेड़ लगाया है जो रोज़ इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान का भी तो जुर्म देखो कि इन्होंने इनको कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी जो यह थोड़े दिन के लिए उसी के पास चली जाया करें। यह तो हमेशा ही हमारी छाती पर मूंग दलती रहेंगी। रिया ने जो जी में आया वह जी भरकर उन्हें सुनाया। शालिनी जी को तो जैसे यह सब कुछ सुनकर सांप ही सूंघ गया। सचमुच आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू तो उसको जली कटी सुनाने के साथ साथ सीधे उसके बाप पर ही उतर आई थी। पता नहीं ऐसा भाग लेकर आई थी वह कि बेटे को तो जैसे उनसे कोई भी मतलब ही नहीं रह गया था। वह तो बिना उसके कमरे में झांके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कोई भी हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी देर से भी बच्चों की शक्ल न देखें, खासकर माँ, तो वह बेचैन हो उठती हैं। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती हैं, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। शालिनी जी की आंखों से पता नहीं क्यों आज बहुत आंसू आ रहे थे। आज उसका मन उस थाली की ओर हाथ बढ़ाने का ही नहीं हुआ और वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। पति राजेश कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना नहीं पाए, क्योंकि रोज़मर्रा का खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है।
और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है बच्चों की। बस इसी वजह से और कोई बड़ा खर्चा ना करके सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएंगी और हो सकता है कि घर भी बन जाए। इसलिए और भी घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन नकुल की नौकरी अच्छी जगह लग तो गई और शादी भी हो गई। पर राजेश को यह खुशी देखना शायद भाग्य में ही नहीं लिखा था। बड़ी जल्दी भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो नकुल ने किसी तरह से एक छोटा सा घर खरीद ही लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी। सबसे ज़्यादा खुशी शालिनी जी को हुई कि आज राजेश होते तो बहुत खुश होते कि उनकी आंखों से देखा हुआ सपना बेटे ने पूरा कर लिया। नकुल शालिनी जी को साथ में लेकर उस घर में शिफ्ट भी हो गया। लेकिन शालिनी जी के लिए यह घर तो हमेशा पराया ही रहा, क्योंकि रिया तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ रहा था। रिया हमेशा उनके ऊपर हर बात का एहसान जमाती रहती, चाहे वह खाने पीने को लेकर हो चाहे किसी और सामान को लेकर, क्योंकि नकुल की कमाई पर उसका ही पूरा हक था। और यह बात शालिनी जी समझती भी थी, क्योंकि जब देखो तब रिया उसके ऊपर हर बात पर ताने मारती रहती। लेकिन कभी कभी शालिनी जी मन के हाथों मजबूर भी हो जाती। बस इसलिए उसने पकोड़े के लिए कह दिया, लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें बहू के बिना कुछ सोचे समझे सुना डाली। और आज तो उसके बाप पर बात आ गई थी। नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं सह सकूंगी। आखिरकार शालिनी जी ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले लिया। अभी थोड़े दिनों पहले की ही तो बात है जब उसकी इसी तरह से बच्चों की सताई हुई एक दोस्त उससे मिलने के लिए आई थी। उसी ने बताया था कि अब वह भी बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दूभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्ध आश्रम खुला है। वहाँ पर पापड़, अचार, मुरब्बा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है और वहीं पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था है, खासकर उम्र दराज महिलाओं को। और उस समय तो शालिनी जी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन फिर भी वह उस आश्रम का कार्ड छोड़ के ही गई थी और शालिनी जी ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उसने फटाफट वह कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वह जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। अब तो वह अपने स्वाभिमान की रोटी खाएंगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से बिल्कुल सही सलामत हैं और वह सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। वह तो वैसे भी यह सब चीज़ें बहुत अच्छे से बना लेती हैं। शालिनी जी उस वृद्ध आश्रम में जाकर रहने लगी और वहाँ के कामों में हाथ बटाने लगी, जिससे उनके पास भी कुछ पैसे मिल जाते थे। खाना तो आश्रम के द्वारा ही दिया जाता था। इस प्रकार वह अपनी जिंदगी वहाँ सम्मान के साथ जी रही थी। बेटे बहू को तो वैसे भी उनसे कोई मतलब नहीं था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।